जनसत्ता की इस विशेष बातचीत में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के हालात पिछले 24 घंटे में बहुत ज्यादा बदल गए हैं, जहां पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद भारत का रुख किया और फिलहाल भारत में शेख हसीना मौजूद हैं। बांग्लादेश के हालात क्यों पिछले 24 घंटे में इतने ज्यादा बदल गए? जो विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ वक्त से बांग्लादेश में वहां पर नौकरियों में आरक्षण को लेकर चल रहा था, छात्र संगठन बांग्लादेश की सड़कों पर थे। क्या ये एक खास वजह इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है, या फिर कुछ और भी था? ऐसे ही कुछ इश्यूज पे बात करने के लिए हमारे साथ बांग्लादेश के की सियासत पर और वहाँ की पॉलिटिक्स पर खास नजर रखने वाले फिरदौस पारभूइया हैं। फिरदौस रिसर्चर है और आसाम से हैं। फिरदौस, आपका स्वागत है जनसत्ता की बातचीत में। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि ये जो कुछ भी हुआ है बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों के भीतर, क्या ये अचानक हुआ है या इसकी एक पृष्ठभूमि है? नहीं, अगर देखा जाए ये अचानक नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाके देखें कि जब से शेख हसीना का गवर्नमेंट 2009 में आया है बांग्लादेश में, तो 2009 आने के बाद 2010 में ये कानून लागू किया गया है कि जो 1971 की जो बांग्लादेश आज़ादी का जो वेटरन्स है उनका ग्रैंड चाइल्ड को 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा जॉब्स जॉब्स में, सरकारी जॉब्स में। और ये जॉब्स में बांग्लादेश सिविल सर्विस से लेके जितना भी नीचे तक जॉब्स है सब चीज में 30% दिया जाएगा उन लोगों को। तो 2010 में ये लागू किया गया था। तो उस टाइम पे हम इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कुछ अपोज किया स्टूडेंट्स ने, बट इतना बड़ा अपोज नहीं हुआ। फिर आते आते 2016-17 में प्रोटेस्ट चला कि ये कोटा हटाने के लिए। और 2018 में हसीना गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के जरिए ये हटाया, ये रिजर्वेशन। फिर उसके बाद हाई कोर्ट पे केस हुआ इसके खिलाफ। और पिछले कुछ दिन पहले ही, मतलब जून फर्स्ट वीक पे ही, बांग्लादेश ढाका हाई कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, ये नोटिफिकेशन गलत है और ये फिर ये 30% कोटा को रिइंस्टेट कर दिया। बट एक चीज वहां पे देखा जाए कि सरकार ने जब ये 2018 में ये कोटा जब हटाया 30%, तो एक नोटिफिकेशन के जरिए हटाया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया। हम्म। इसकी वजह से स्टूडेंट ने दोबारा प्रोटेस्ट करना शुरू किया और उनका एक ही डिमांड था कि सरकार उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये कोटा हटाए, ये जो रिजर्वेशन था ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हटाए। फिर सरकार ने कहा नहीं, ये कोर्ट का मैटर है और कोर्ट जो फैसला देगा हम उसको सुनेंगे। बट स्टूडेंट का पीसफुल प्रोटेस्ट था, उनका एक ही डिमांड था कि अगर सरकार चाहे तो पार्लियामेंट में ये रूल्स को अमेंड करके, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके इसको हटा सकते हैं। तो ये प्रोटेस्ट एक तरह पीसफुली चल रहा था। तो जब प्रोटेस्ट आगे बढ़ता गया तो प्राइम मिनिस्टर को ये क्वेश्चन किया गया कि आप क्या कहते हो इनके बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम पे उन्होंने कहा कि ये जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये एंटी बांग्लादेशी है। पहली बार ये जो, बट ये प्रोटेस्ट पूरा वहाँ का जो मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज है, जैसे ढाका यूनिवर्सिटी है, राजशाही यूनिवर्सिटी है, बेगम रुकिया जहाँ यूनिवर्सिटी है, तो ये मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ये प्रोटेस्ट वहाँ पे लीड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ने उनको ये कह दिया कि एंटी कंट्री, एंटी बांग्लादेशी कह दिया। तो उस पर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट और थोड़ा, मतलब स्टूडेंट को और गुस्सा आया कि हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सरकार ने ये कोटा हटाया और इसके बारे में, इसके अगेंस्ट हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आगे जाके फिर प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट किया कि जो बच्चे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग रजाकार है। और रजाकार ऐसा वर्ड है, वो एक स्लैंग वर्ड बांग्लादेश में यूज किया जाता है कि 1971 जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था बांग्लादेश में, उस टाइम में जो वहां पे एक फोर्स था जो पाकिस्तान आर्मी का साथ दिए थे, तो उनको लिए ये रजाकार वर्ड किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ का जो आवाम, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को रजाकार करके संबोधित किया। तो उसके बाद स्टूडेंट का वर्ड ये हो गया कि जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था कोटा के खिलाफ, बट प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इल्जाम लगा दिया कि ये स्टूडेंट रजाकार है। तो इसके बाद ये प्रोटेस्ट और वायलेंट तरीके से फैलने शुरू हो गया। हम्म। एक बात मेरे को ये जाननी है इसमें कि एक बात ये भी कही जा रही है कि इस पूरे आंदोलन के पीछे जमात इस्लामी नाम के एक संगठन का बैकग्राउंड था। ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने छात्रों को भड़काने का काम किया और लोग सड़कों पर आ गए। जमात इस्लामी की छात्र विंग, छात्र शिविर जिसका नाम है, वो भी उसके पीछे थी। ये एक तरह का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये इसमें कितना, क्या है इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, ये सरकार जब से आया तब से जमात इस्लामी के साथ, सॉरी, जमात इस्लामी, बांग्लादेश जमात इस्लामी के साथ उसका एक टकरार चल रहा। तो जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया और खास करके जमात के साथ सरकार का सबसे पहले
सबसे पहले से उससे चल रहा था, टकराव चल रहा था। बट उसी भी एक अहम चीज है कि सरकार ने ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था उसका ब्लेम जमात इस्लामी बांग्लादेश पे डाल दिया, कि सरकार ने ये कहा कि ये जमात का ये है, ऑफशूट है, और जमात ये प्रोटेस्ट करा रहा है। और इसी हालत हम लोगों ने मीडिया रिपोर्ट्स और देखा होगा कि सरकार ने जमात को पॉलिटिकली बैन भी कर दिया। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने उसको इलेक्शन पे पार्टिसिपेट करने में रोक लगाया, बट सरकार ने इसी टाइम, इसी प्रोटेस्ट चलने के बीच में रोक लगा दिया, जमात इस्लामी बांग्लादेश को बैन लगा दिया। तो एक तरह ये देखा जाए जमात, और वो सिर्फ जमात के बारे में नहीं, वहाँ पे जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, और भी बहुत सारा सोशल और प्रेशर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, सबने स्टूडेंट को सपोर्ट किया। बट सरकार ने यूनिटरली जमात को ये दोष करार किया कि जमात ये उसका आया और जमात ने ये लीड कर रहे। तो एक तरह तो जमात ने सपोर्ट किया, बट जमात लीड नहीं कर रहा था इस प्रोटेस्ट को, ये प्रोटेस्ट प्योरली स्टूडेंट लीड कर रहे थे। तो अच्छा, तो जब ये कहना गलत होगा कि जमात का प्रोटेस्ट है, या फिर अब जो भी पॉलिटिकल गेन होने वाला है वो जमात को होने वाला है? नहीं, देखिए, जैसे कल जैसे आर्मी चीफ ने हसीना को अल्टीमेटम दिया है कि 45 मिनट्स का रिजाइन करने के लिए, बट रिजाइन करने से पहले आर्मी चीफ ने वहाँ का जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है सबको बुलाया, तो उस पर जमात को भी बुलाया। एक तरह हम देखते हैं कि जमात को सरकार ने बैन कर दिया, फिर जो कल हसीना के रिजाइनेशन पहले जो मीटिंग हुआ था उस पर जमात को भी बुलाया गया। तो इस पे अब भी क्लियर नहीं है, जब जमात ने आर्मी चीफ को जमात को बुलाया कंसल्टेशन करने कि हसीना के रिजिग्नेशन के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट होगा वो कैसा होगा, तो डिस्कस करने के लिए जमात को और भी पॉलिटिकल पार्टी को जब साथ बुलाया, तो इसमें ये साफ साफ है कि जमात एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि सबसे जो पहला मीटिंग था आर्मी चीफ में उस पर जमात का तो ये चीफ प्रेजेंट थे। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के लिए कहाँ तक एक पॉजिटिव साइन होगा? क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। जमात इस्लामी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि वो एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट की स्थापना चाहते हैं, जहाँ पे इस्लाम का कानून लागू होना चाहिए। तो ये नहीं, नहीं, ये तो ठीक है जो जमात इस्लामी का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बोलता है, बट अगर हम थोड़ा पीछे जाए 2001 पे जो इलेक्शन हुआ था, बांग्लादेश हम जानते हैं एक सेकुलर कंट्री है, उस टाइम में जमात पार्टिसिपेट किया उसी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उस टाइम पे जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन था उसी का अंडर जमात ने पार्टिसिपेट किया, और सरकार पे भी शामिल था, बीएनपी के साथ तो कोalition गवर्नमेंट भी था। तो इस पर साफ साफ है कि जमात जब बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे उससे पहले वो अलाइन है, उससे उस कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर वो काम कर रहा है। बट अभी वहां मतलब पे हम लोगों ने, जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का जो सेक्युलर एक अवधारणा है उसको वो चेंज नहीं होगी इस पूरे नहीं, घटनाक्रम वो में? चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वहां पे जो दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ जमात सरकार फॉर्म किया था, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो हम्म, कंप्लीटली एक सेकुलर पार्टी है। खालिदा जिया। खालिद रज़ा का पार्टी, वो कंप्लीटली एक सेकुलर पार्टी है। और उसी के साथ जमात आज भी, अभी देखा जाए कि जो भी प्रोटेस्ट होता है, जो भी चीज होता है, जमात बीएनपी के साथ ही रहता है, बीएनपी भी जमात को साथ लेके चलता है। तो उस पर साफ साफ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनका सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी पे ही सब पॉलिटिकल पार्टी चलेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि बंगाली जो कम्युनिटी है, लाइक यहाँ जो भारत का जो बंगाल का एरिया है, यहाँ के जो बंगाली लोग हैं या फिर बांग्लादेश के जो लोग हैं, यहाँ जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसको एक तरह देखा जा रहा है कि जैसे हम पिछले कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं कि पूरा साउथ एशिया में जिस जिस तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिरते जा रहा है, जैसे म्यांमार का एग्जांपल ले लीजिए, आंग सान सूची को जैसे वहाँ का आर्मी ने हटाया। फिर हम श्रीलंका है। पाकिस्तान, हाँ, श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान पे तो नाम का ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहाँ पे आर्मी चलाता है शासन। तो जिस तरह हम देख रहे थे, इस हिसाब से अगर बांग्लादेश को कंपेयर किया जाए, तो बांग्लादेश में पिछले दो चुनाव हुआ था, जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें मेन स्ट्रीम कोई पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी पार्टिसिपेट नहीं किया और जमात को पार्टिसिपेट करने भी नहीं दिया। तो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पिछले दो चुनाव में बांग्लादेश में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उसका साफ साफ ये क्लियर था कि वो जो बांग्लादेश में जो हसीना गवर्नमेंट था, वो वन पार्टी सिस्टम ही डोमिनेट कर रहा था। अगर हम और थोड़ा पीछे जाए, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, उस टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान जो पहले जो गवर्नमेंट बनाने का कोशिश किया, वो वन पार्टी सिस्टम का ही गवर्नमेंट बनाने का कोशिश किया था। तो उसके बाद हम जानते हैं कि शेख मुजीब को उसका खुद खुद ने आर्मी ने हटाया, आर्मी ने शहीद किया, और उसके आगे जाके जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ है, वो अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी मिलकर डेवलप किया उस टाइम। तो ये चेंज हुआ है 2009 9 आने के बाद। और इस पे हम अगर ये भी देखा जाए कि इंडिया का बहुत एक अच्छा एक भूमिका था, अच्छा एक पार्टिसिपेशन था बांग्लादेश का ये पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होने में। तो अभी हमें ये लगता है कि इसको ये जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रहा है, तो उस पे एक
इंडिया का ये देखने का लायक है कि वो किस तरह सरकार बनता है, वो इंडिया से किस तरह कोऑपरेशन चाहता है। और एक चीज यहाँ पे साफ है कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा अगर मैटर किसी कंट्री का करता है, वो हमारा देश इंडिया से ही करता है। तो मेरे ख्याल से उस पर एक अच्छे से दोनों कंट्री को, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट आएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, उसमें चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जारी रखना चाहिए। और क्या नेक्स्ट हालात हो सकता है, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म हो सकता है, उस पर इंडिया का एक क्लियर कट ओपिनियन होना चाहिए। आज तक अभी तक इंडिया ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जैसे हमने देखा कि अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया कि वो एक डेमोक्रेटिक और पीसफुल गवर्नमेंट चाहता है, एक मतलब एक पीसफुल कुछ लोग ट्रांजिशन चाहते हैं। बट कुछ लोग इंडिया का कह अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। कुछ ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस पूरे घटनाक्रम में हो सकता है, CIA या इस तरह की जो बातें हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, इस पे हम ये नहीं कह सकते। अगर अमेरिका ये टकरार होता है, आप देखिए पिछले जो 2 इलेक्शन हुआ था, उस टाइम में भी अमेरिका ने कोई पार्टिसिपेट नहीं, कोई कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया था। उस टाइम में गवर्नमेंट को भी रिकॉग्नाइज भी किया। जैसे दोबारा जब शेख हसीना जीत के आए थे, तो अमेरिका ने भी रिकॉग्नाइज किया। अब ये प्रोटेस्ट अचानक नहीं शुरू है। लोग कह रहे हैं कि अचानक प्रोटेस्ट शुरू हुआ यार, अचानक हसीना को गिरा दिया। अचानक नहीं हुआ, वो बहुत साल पहले से चल रहा था। वो 2018 में सरकार ने खुद नोटिफिकेशन देके ये कोटा हटाया। तो ये बहुत पुराना डिमांड है। बट दिक्कत ये है, जब प्राइम मिनिस्टर का एक कमेंट था कि जो प्रोटेस्टर को उन्होंने रजाकार करके जब संबोधित किया, तब ये प्रोटेस्ट दूसरी तरफ मुड़ने का शुरू कर दिया। वो पूरा वायलेंट तरीका में जाने का कोशिश किया। और इस पे और एक चीज, एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो सरकार का मतलब अवामी लीग का जो स्टूडेंट लीग है, छात्रों लीग, इन लोगों ने एक बड़ा रोल प्ले किया। इन लोगों ने ऐसा रोल प्ले किया कि जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स है, लॉ एनफोर्समेंट पुलिस है, उनके साथ साथ ये लोग भी स्टूडेंट्स को अटैक किया। और आगे जाके कन्फ्रंटेशन दोनों मतलब जो प्रोटेस्टर और ये गवर्नमेंट पार्टी का जो स्टूडेंट लीग है, उनके अंदर एक मतलब सामने से टकरार हम लोगों को देखने का वो हुआ है। और इसके कारण ये प्रोटेस्ट और वायलेंट आगे होने शुरू हुआ है। आगे क्या होने वाला है? आपको क्या लग रहा है? अभी हम लोगों ने आज तक, मैं सुबह से जो न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ, अभी ये मतलब कल जो उनका जो जितना भी अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश, वो आर्मी के साथ बैठे थे। और एक उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि वो एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाएंगे जो सिविल सोसाइटी चलाएगा। आज सुबह जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे, उन्होंने ये सजेशन किया है कि नोबेल लिटरेट हम्म, उनको नॉमिनेट मोहम्मद किया जाए। यूनुस। हम्म, मोहम्मद यूनुस को नॉमिनेट किया जाए केयर टेकर गवर्नमेंट की, वो एज एडवाइजरी रोल उनको नॉमिनेट किया जाए। और एक 3 महीने के अंदर इलेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए एक टाइमलाइन भी सेट करने के बाद चल रहा है। ओके। जनसत्ता से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस। थैंक यू। थैंक यू।